हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चीन के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अन्य विषयों की चर्चा कर ली है, जैसे कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, एशियान यूरोपीय संघ, इन विषयों की जो चर्चा है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर ली है। और जो ये इस वीडियो में हम चीन के साथ भारत के क्या संबंध हैं उसकी चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया और हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत की इसकी अधीनता मानते रहे थे। यानी कि जो पश्चिमी साम्राज्य के उदय के से पहले जो हम देखते हैं कि पश्चिम में दो साम्राज्य अमेरिका और सोवियत का उदय होता है, उनसे पहले जो चीन है और एशिया में एक महाशक्ति के रूप में था। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर क्या है इसका प्रभाव था, अपने दबदबा था। छोटे देशों को क्या है इसका प्रभुत्व मानकर चलना पड़ता था और उसके बदले चीन को क्या है नजराना देना पड़ता था इनके आसपास के छोटे देशों को। और चीनी जो राजवंश था उसमें लंबे अरसे तक क्या है मंगोलिया और कोरिया, हिंद चीन के इलाकों और जो तिब्बत का क्षेत्र था उस पर क्या है अपने अधीन रखा तिब्बत के राजाओं ने। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्यों से बाहर भी रहा है। अब भारत में भी क्या है ऐसे राजवंश हुए हैं जिनका प्रभुत्व और प्रभाव भारत से बाहर रहा है, ठीक है। तो चीन या इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, लेकिन चीन का जो प्रभाव है राजनीतिक नहीं था बल्कि आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था, ठीक है। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में भी नहीं टकराए। अब चीन का भी प्रभाव था अपने आसपास के इलाकों पर, भारत का भी था, लेकिन चीन और जो भारत है आमने सामने कभी इनकी टकराहट नहीं हुई थी, ठीक है। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध जो सीमित ही थे। तो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक संबंध होता है वो सीमित ही थे इनमें, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों को एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके थे। अब हमारा जो राजनीतिक रिश्ता है चीन के साथ इतना बन नहीं पाया था, इसलिए हम चीन को इतने अच्छे से समझ नहीं पाए, ठीक है, या उसकी काम करने के तरीक़ों को नहीं समझ पाए कि किस तरह से राजनीति करता है चीन, ठीक है, या किस तरह की सिद्धांतों में विश्वास रखता है। जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराएँ, अब जब 20वीं सदी आई और उसमें एक दूसरे में टकराहट जब पैदा हुई तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। अब दोनों की विदेश नीति क्या होगी, दोनों के विदेशी संबंध, आपसी संबंध किस तरह के होंगे, उसको अब विकसित करना पड़ा हमें एक नए सिरे से। तो उसके विकसित करने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने के बाद और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी। अब जब भारत आज़ाद हुआ और चीन के वहाँ से जो विदेशी शक्तियाँ थी चीनियों ने वहाँ से उसे खदेड़ा, जो विदेशी शक्तियों को वहाँ से अपने यहाँ से भगा दिया और अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने सुनिश्चित किया। तो उसके बाद भारत और चीन के संबंधों में कुछ मिठास आएगी, ऐसा उम्मीद हमें जगी थी। अब यह दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे भी लगे और यह लोकप्रिय भी हुई। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में सीमा पर विवाद होने लग गया, सीमाओं को लेकर कि किसकी सीमा कहाँ तक है और
किसकी ज़मीन कहाँ तक है, इस बात को लेकर विवाद होने लग गया क्योंकि सीमाएं स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, तो आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर तिब्बत बस्तियां जो बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच क्या है, एकदम गड़बड़ हो गया सब कुछ। अब जब तक कि जो तिब्बत था, तिब्बत का क्षेत्र, जब तिब्बत देश अपने अस्तित्व में था, तब चाइना जो है एक बड़े हिस्से में भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता था। लद्दाख से लेकर हम भूटान तक देखते हैं, नेपाल तक देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो चाइना है उसके बीच में तिब्बत एक बफर जोन का काम करता था, चाइना की सीमाओं को नहीं लगने देता था भारत के साथ। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हिस्से थे जहाँ पर चाइना हमारी सीमाएं साझा करता था, लेकिन जब तिब्बत को भी हड़प लिया चीन ने और तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो जो चाइना की सीमा है हमारे देश से एक मिल गई, हमारे देश के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो एक लंबी सीमा साझा करने लगा चीन हमारे साथ। अब तिब्बत के ख़त्म होने के बाद, तिब्बत देश का अस्तित्व ख़त्म होने के बाद जो है जो चाइना है अपनी बस्तियां सीमाओं पर बसाने लग गया। ठीक है, और इन बस्तियों को लेकर, अब सीमा विवाद को लेकर जो एक देश आपसी जो संबंध थे वह गड़बड़ हो गए। तो भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे के चलते 1962 में लड़ पड़े। अब क्या है, अक्साई चीन का जो इलाका है चीन ने आज भी हड़प रखा है 1962 के युद्ध से ही, और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में चीन जो है अपना हिस्सा बताता है उसको। तो इन क्षेत्रों को लेकर विवाद इनमें बना और 1962 का युद्ध हमें लड़ना पड़ा, जिसमें हमारी कोई तैयारी नहीं थी और चीन को हम हल्के में ले बैठे, या हमें चीन से ऐसा उम्मीद नहीं करना, हमारी जो राजनीति थी, हमारा जो विदेश नीति थी, हमने कभी एक्सपेक्ट जो है आशा नहीं की थी ऐसा कि चाइना हमें कभी हमला करेगा हमारे ऊपर। ऐसे हमने उसके साथ मैत्री संबंध बनाए हैं, पंचशील हमने समझौता किया है उसके साथ, तो चाइना कभी हम पर अटैक कर सकता है इसका हमें भनक भी नहीं थी, लेकिन उसने किया और हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हमें 1962 का युद्ध हारना पड़ा। और अक्साई चीन का जो इलाका है, ठीक है, लद्दाख का, और उसको हमें गंवाना पड़ा अपने हाथों से, और आज भी वो चीन के हाथों में है। तो 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, हमें हार झेलनी पड़ी, और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर भी हुआ। अब युद्ध के बाद क्या है, एक लंबे अरसे तक हमारे जो संबंध थे उसमें बहुत गहरा असर पड़ा, और 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे थे। अब 1962 के बाद 1976 तक हमें आपसी जो कूटनीतिक संबंध होते हैं बिल्कुल समाप्त हो गए थे। ठीक है, किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही थी दोनों तरफ से। तो इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ, और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन द्वारा राजनीतिक नेतृत्व बदला गया। ठीक है, अब चीन में जब राजनीतिक नेतृत्व बदला तब क्या है, कुछ थोड़ी सी बातचीत को लेकर आगे बढ़े दोनों देश आपसी बातचीत को लेकर। तो चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए थे। अब चीन क्या है, अपने वैचारिक मुद्दों को ना लेकर बल्कि व्यवहारिक मुद्दे जो व्यवहार में लाए जा सकते हैं ऐसे मुद्दों को उसने प्रमुखता दी, और इसलिए चीन भारत के संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया था। ठीक है, तो कुछ विवादों को भुलाना चाइना ने सही समझा, ताकि जो आपसी रिश्ते हैं उनको बनाया जाए और इसमें व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। ठीक है, 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। अब किसी भी मुद्दे पर उसका समाधान निकालना है तो चर्चा करके ही समाधान निकलेगा। तो 1981 से क्या है, ऐसी चर्चाओं को शुरू किया गया, ऐसी वार्ताओं को शुरू किया गया सीमाओं को, विवादों को सुलझाने के लिए। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो भारत और चीन के संबंधों में क्या है, नया बदलाव आया, नया मोड़ लिया भारत और चीन के संबंधों ने। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। अब क्या है, केवल रणनीतिक और राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि आर्थिक पहलू भी जुड़ गया था। ठीक है, इन दोनों देशों के संबंधों में। अब दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं, और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों ही एक बड़ा देश हैं और बड़ी आबादी वाले देश हैं। ठीक, और दोनों ही अपने आप को प्रभुत्व के रूप में देखते हैं, आर्थिक शक्ति के रूप में देखते हैं।
तो दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला था। अब दिसंबर 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा करते हैं और जिससे यह उम्मीद जगती है कि चीन और भारत के संबंध अब थोड़े से कुछ सुधरेंगे और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते भी किए। तो 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा था और इससे चीन के साथ जो है संबंधों में नई गर्मजोशी आई है और चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया है। तो हाल में दोनों देशों ऐसे मामलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनमें दोनों के बीच मतभेद या विभेद पैदा हो सकते थे। तो विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। तो वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में अब क्या है जैसी नीतियां अपनाई गई हैं। तो 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, ठीक है। तो लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। अब भारत ने परमाणु परीक्षण तो कर लिया और कुछ लोगों ने इसको चीन को खतरा बता दिया, लेकिन फिर भी चाइना और भारत के संबंध है सकारात्मक बने रहें। अब यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। जो पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है तो उसमें चाइना भी मदद कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, ताकि वह हम पर दबाव बना सके। और बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी क्या है दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। अब चाइना भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश इनको कर्ज देता है, इनको मदद करता है, इनको पैसा देता है ताकि यह भारत के खिलाफ यह देश आ सके, कभी चाइना के पक्ष में यह झुके रहे यह देश, ठीक है। तो इसमें से भी कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यह मुद्दे जो हैं यह आपस में टकराव करवा दें ऐसे नहीं माने जाते हैं। और इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के जो नेता हैं वह क्या हैं अब अधिकतर अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते रहे हैं। तो जो देश हैं चाहे भारत के राजनेता हुए चाहे बीजिंग के राजनेता हुए, वह क्या हैं अब आपसी देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं बराबर। तो इससे क्या है दोनों देशों में एक दूसरे को लेकर ज़्यादा करीब से समझने का जो अवसर मिला है और परिवहन और संचार मार्गों की जो बढ़ोतरी है वो उसने और समान आर्थिक हित एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में भी मदद की है। अब क्या है दुनिया का कोई भी देश क्या है कि मैं अगर अलग रह लूँगा वह अलग नहीं रह सकता है। एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध गहरा होता जा रहा है। तो इसी तरह से भारत और चीन का जो आपसी व्यापार है, ठीक है, हमको चाइना से लाभ होता है तो चाइना को हमसे लाभ होता है। तो यह क्या है एक बहुत बड़ी आर्थिक बाजार है भारत चाइना के लिए, और भारत के लिए चाइना क्या है एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है जो कि हमें बहुत सारी सामानें देता है, जो कि हम चाइना से बहुत सारा आइटम खरीदते हैं। तो एक संतुलन की स्थिति पैदा करते हैं हम आपस में, यह दोनों देश एक साथ आकर। अगर इनमें से कोई भी एक देश दूसरे देश के खिलाफ जाता है तो दोनों देशों को नुकसान होता है, ठीक है। तो अब हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है और इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान और आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी विरोधी प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना है। अब हालांकि चीन के साथ भारत के संबंधों में फिर क्या खटास आनी शुरू हो गई है। इसका कारण है कि समय समय पर चाइना द्वारा सीमा पर क्या है उलझने पैदा करना, उस पर विवाद पैदा करते रहना, और चीन का पाकिस्तान के साथ जो आर्थिक गलियारा विकसित कर रहा है उसको लेकर, और चाइना फिर क्या है संयुक्त राष्ट्र में भारत का विरोध करता रहता है हर मुद्दे को लेकर, वीटो की अपनी शक्ति प्रयोग कर देगा। कभी हम अगर किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहें या किसी आतंकवादी को विश्व आतंकवादी घोषित करना चाहें तो उसमें जो चीन है रोड़ा बन जाता है, ठीक है।
तो वह पाकिस्तान के इशारे पर काम करने लगता है। तो हमने समझ लिया कि भारत और चीन के संबंध पहले कैसे थे, बाद में कैसे हुए और अब कैसे हैं। आशा करता हूँ आपको यह विषय रोचक लगा होगा और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।